हेलो एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में क्लास 11 के चैप्टर वेक्टर्स एंड मोशन इन अ प्लेन के जितने भी सवाल थे, हम हर सवाल को आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से बिलोंग होने वाले हर सवाल को, जो हमारे जनवरी अटेम्प्ट में आया था 2025 जेई मेन में, मैं हर सवाल को डिस्कस करूंगा और हर सवाल को मैं काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे ढंग से आपको सिखाऊंगा, जिससे हर सवाल आपको सॉल्व करना आ जाए और हर सवाल के कॉन्सेप्ट को आप सीख जाएं। ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल इस क्लास का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड. The height traversed by the particle in the first second is h naught and the height traversed in the last second before it reaches the maximum height is h1. The ratio h naught is to h1 is dash. ये जो सवाल है हमारा, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके फाइनली हमको आंसर बताना है। तो देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ या फिर इस क्लास को मैं आगे लेकर के चलूँ, इसके पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। 2 डायमेंशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू 1 डायमेंशनल मोशन। मैं कहना ही चाहता हूँ कि जब भी कोई बॉडी 2 डायमेंशन में मूव करती है, आप उस मोशन को रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एंड आप तब उन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन विजुअलाइज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 डायमेंशनल मोशन, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, इज इक्विवेलेंट टू 2 different or isolated 1 dimensional motion along perpendicular axis. जनरली हमारी हैबिट क्या होती है कि जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो हमारा मोशन इन 2D का जो एक कैटेगरी है प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पर्टिकुलर मोशन में हम क्या करते हैं, मोशन को रिजॉल्व करते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एंड हॉरिजॉन्टल के अलोंग हम सेपरेट इक्वेशन लिखते हैं, वर्टिकल के अलोंग हम सेपरेट इक्वेशंस लिखते हैं, और हम इस 2 डायमेंशनल मोशन को 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन की तरह इसे विजुअलाइज करते हुए, इसे कंसिडर करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको समझ लेना चाहिए। इस तरह से हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट से 2 डायमेंशनल मोशन की स्टडी हम करते हैं, जो बात आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने पार्टिकल को 30 डिग्री बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। तो यहाँ पर मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूँ। जैसे मान लिया जाए मेरा वर्टिकल है, जिसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, एंड ये मेरा हॉरिजॉन्टल है जिसे मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। तो कह रहा है कि पार्टिकल को 30 डिग्री फॉर्म करते हुए हॉरिजॉन्टल से 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के अलोंग रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो इस वेलोसिटी की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी वो हो जाएगी 60 cos 30, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 60 sin 30। एंड ऑब्वियसली आपको मालूम है कि इस केस में जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होता है, और जो पार्टिकल कुछ इस तरह के पाथ में होते हुए फाइनली हमारे ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, और इसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मेरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज 60 cos 30, इसका काम है पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करना। इस कंपोनेंट के कारण मेरी जो पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इसके कारण जो हमारी पार्टिकल है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करना चालू की। बट क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ हमें डाउनवर्ड पुल करती है, और हर बॉडी के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन के दौरान एक एक्सीलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, उसके कारण अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी कम कम होते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनली पार्टिकल की जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी वो 0 हो जाएगी, एंड अब पार्टिकल नीचे की तरफ लौटना चालू करेगी एंड फाइनली ग्राउंड पे लौट आएगी। तब इस केस में पार्टिकल का नीचे से ऊपर जाने के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो ये जो हमारी वर्टिकल कंपोनेंट है, यही रेस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। बट ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में डिसेलरेट होते होते टॉप मोस्ट पॉइंट पर रुकती है, और फिर ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड पुल कर लेती है, तो फिर फाइनली हमारी बॉडी ग्राउंड की तरफ लौट आती है। तो इसका काम है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देना, इसका काम है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देना, और इस तरीके से दोनों एक कॉम्बिनेशन से हमारी जो पार्टिकल है वो एक प्लेन में मूव करती है, जिसे हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला है
कि थ्रो करने के पहले सेकेंड में जो पार्टिकल ने हाइट कवर किया था उसकी वैल्यू h0 थी, और अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकेंड में जो उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया था या जो हाइट उसने कवर किया था उसकी वैल्यू हमें h1 गिवन है। तो हमें बताना है कि h0 अपॉन h1 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि y nth इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई बाई टू इंटू 2n-1। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट में y इसलिए लिया है क्योंकि मैं y एक्सिस के अलॉन्ग इस इक्वेशन को यूज करने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको जनरली जो इक्वेशन सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है x nth इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। उसी इक्वेशन को मैंने वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यूज किया हुआ है, और इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर n की जगह में 1 पुट करूँ तो मुझे फर्स्ट सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। अगर मैं n की जगह में 2 पुट करूं तो मुझे सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। n की जगह में अगर मैं 3 पुट करूं तो मुझे थर्ड सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहेगी, मीन्स किसी भी nth सेकेंड की जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट सेकेंड था हमारे मोशन का, जो फर्स्ट सेकेंड था उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हैं। बट एक बात यहाँ पर आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो यू वाई होगा दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो बेसिकली 60 sin 30 होना चाहिए, क्योंकि वही जो वर्टिकल मोशन है ना। तो वर्टिकल मोशन के लिए जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो 60 sin 30 है। तो 60 sin 30 ही हमारी यू वाई की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर मैं यू वाई की बात करूँ तो ये मेरी यू वाई की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो दिस इज कमिंग टू बी 30 मीटर पर सेकेंड। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारी एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड इसको लेने को कहा गया है। तो यहाँ पर मैं वाई फर्स्ट सेकेंड की बात करता हूँ इक्वल्स टू, तो यू वाई की जगह में कितना आ जाएगा, इट विल बी 30 प्लस। और क्योंकि ये वाली जो कॉम्पोनेंट है मेरी अपवर्ड है, तो यहाँ पर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है। बट क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, हम डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए ए वाई की जगह में यहाँ पर आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड के लिए एन की जगह में 1 -1 अपनी जगह पर है। तो फाइनली इट इज कमिंग टू बी 30 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, 10/2 इज 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। एंड फाइनली 30 - 5 विल बिकम 25 मीटर। तो इससे एक बात तो समझ में आई कि फर्स्ट सेकेंड जो अपवर्ड मोशन का था उसमें पार्टिकल ने 25 मीटर की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर की, और यही हमारी जो वैल्यू है ये h0 है जो मुझे यहाँ पर बताई गई थी। तो h0 की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब मुझे बताना है कि जो अपवर्ड मोशन का जो लास्ट सेकेंड था उस लास्ट सेकेंड में उसने जो हाइट कवर की वो हमें h1 बताई गई है जो मुझे निकालनी है। तो इसको निकालने के आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। देखिए, जो वर्टिकल में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन के लास्ट सेकेंड का मतलब है अपवर्ड मोशन के लिए वर्टिकल डायरेक्शन का फर्स्ट सेकेंड का डाउनवर्ड मोशन, जो हमारे लास्ट सेकेंड में वर्टिकली अपवर्ड मोशन हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही मोशन वर्टिकल डायरेक्शन के डाउनवर्ड डायरेक्शन के फर्स्ट सेकंड में हुआ होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी h1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाने का टोटल समय आपको निकाल लेना होगा, और उसमें जो भी टाइम की वैल्यू आएगी उससे आपको लास्ट सेकंड की जानकारी मिल जाएगी, और लास्ट सेकंड की वैल्यू यहाँ पर n की जगह में पुट करके मैं h1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो जो सेकंड मेथड अभी मैंने आपसे डिस्कस किया उसी की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको जो समय लगेगा आगे हम वो निकाल लेते हैं। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में कहूँ तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये निकालना चाहता हूँ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वेलोसिटी 0 हो गई, मैं ये कह रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन की जो फाइनल कंपोनेंट होगी वो 0 होगी। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है हमारा बॉडी के पास बरकरार रहेगा, बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती रहेगी, बट वर्टिकल जो कंपोनेंट है हमारी वेलोसिटी का
दैट विल बी 0 एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। एक्सेलरेशन तो हम जान ही रहे हैं, इट इज इक्वल टू -10 डाउनवर्ड के लिए, एंड हम टाइम निकालना चाहते हैं। तो टाइम निकालने के लिए ऑब्वियसली मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। हम जानते हैं vy इक्वल्स टू uy प्लस AYT, ये हमारी काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है, और इसकी मदद से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो vy की जगह में मैं पुट कर देता हूँ 0 इक्वल टू 30 प्लस ऑफ -10 इंटू टी। सॉल्व करने से -10t LHS में आके +10t हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। इससे एक बात तो समझ में आई कि उसको ऊपर पहुंचने के लिए 3 सेकेंड का समय लग रहा है। अब हमें क्या बोला यहाँ पर? द हाइट ट्रैवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितने समय के बाद पहुंचा? वो 3 सेकेंड के बाद पहुंचा। तो लास्ट सेकेंड ऑफ द वर्टिकली अपवर्ड मोशन क्या होगा? 3rd सेकेंड होगा, है ना। 3 सेकेंड तो पूरा समय लगा था, बट ऊपर पहुंचने का जो आखिरी सेकेंड होगा तो ऑब्वियसली 3rd सेकेंड ही होगा ना। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो आखिरी बच्चे का संख्या क्या होगा? 100 ही होगा। तो ऑब्वियस बात है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे h1 की वैल्यू चाहिए तो h1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसी एक्सप्रेशन में n की जगह में पुट करना पड़ेगा 3, और उससे मुझको लास्ट सेकेंड जो कि 3rd सेकेंड है उसकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली uy की जगह में अगेन कितना? 30 नाउ प्लस ay की जगह में कितना आ जाएगा? -10 10/2 की वैल्यू अगेन आ जाएगी -5। नाउ अब n की जगह में मुझे पुट करना है 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 1 इज 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो 30 प्लस माइनस 5 इंटू 5 इज 25। तो फाइनली h1 की वैल्यू हमारी आ गई 5 मीटर। तो मुझको बताना था h0 अपॉन h1 की वैल्यू क्या होगी। तो h0 की वैल्यू हमारी 25 आई एंड h1 की वैल्यू 5 आ रही है। तो फाइनली 25/5 इज 5, एंड इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5 होगा, एंड दैट इज वाई 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर 5 है, और मैं समझता हूँ ये सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3nj कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर द वैल्यू ऑफ n टू द पावर -1 इज। ऑलराइट, देखिए सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पर हमें कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं और वो ऑरिजिन से इक्वल दूरी पे हैं, जिसमें दोनों पार्टिकल्स के जो पोजीशन वेक्टर है हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के फॉर्म में गिवन है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। जैसे मैं समझाना ही चाहता हूँ, मान लिया जाए ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लिया जाए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। हालांकि यहाँ पर 3 डायमेंशन में सारी बातें दी गई हैं क्योंकि आई कैप, जे कैप एंड के कैप तीनों का जिक्र है, बट थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने के लिए सिचुएशन को मैं आपके सामने एक केस रख रहा हूँ ताकि आप सवाल को समझ पाएं। मान लेते हैं कि जैसे एक पार्टिकल मान लो एक्स एक्सिस पे है 5 मीटर की दूरी पे, तो दूसरा पार्टिकल भी 5 मीटर की दूरी पे होगा ओरिजिन से, बट मान लिया जाए वाई एक्सिस के अलोंग है। तब इस केस में क्या होगा, देखिए दोनों पार्टिकल्स की जो दूरी होगी ओरिजिन से इक्वल हो गई, और दोनों की पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये आपके सामने मैंने एक सिचुएशन बनाई जिससे आप इस सवाल को विजुअलाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। करेक्ट? तो देखिए क्योंकि दोनों की दूरी इक्वल है तो इससे मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि दोनों की पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट अब किसी वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। ऐसा होता, मतलब मैं ये कहना ही चाहता हूँ कि अगर एक वेक्टर है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर ये एक वेक्टर है और मान लो इस वेक्टर को मैं ए मान लेता हूँ, तब इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी
वो निकालने का ये फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसी फॉर्मूले की मदद से मैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो क्या हो जाएगा बताएंगे, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, तो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3n के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9n स्क्वायर प्लस एंड यहाँ पर 2 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी चाहिए मुझे, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस, अब यहाँ पर जो मेरी जेकेप की कोफिशिएंट है वो -2 है, इसको मैं प्लस ऑफ -2 जेकेप लिख सकता हूँ एंड -2 के स्क्वायर की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 4 प्लस, और यहाँ पर मेरा केकेप का कोफिशिएंट 4p है, तो 4p के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16p स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 + 4 8 प्लस 9n स्क्वायर इक्वल टू 8 + 16p स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड से 8 को रिड्यूस कर सकता हूँ, 8 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। नाउ मेरे पास बच रहा है 9n स्क्वायर इक्वल्स टू 16p स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा 3n इक्वल्स टू ±4p। तो 3n की वैल्यू या तो +4p होगी या तो -4p होगी, और इस तरह से आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी बोल रहा है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं। मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं मतलब इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। मैं बता दूं आपको, दो वेक्टर्स a एंड b के डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, तब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ पर a हमारे वेक्टर a की मैग्नीट्यूड होगी, b हमारी वेक्टर b की मैग्नीट्यूड होगी एंड थीटा उनके बीच का एंगल होता है। और क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वेक्टर्स आपस में राइट एंगल बना रहे हैं या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो थीटा की जगह में यहाँ पर मुझे कितना पुट करना पड़ेगा, 90, एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि मतलब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है। और आपको एक बात और बता दूं कि इस फॉर्मूले को तो हम तब यूज करते हैं जब हमको दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता हो। बट अगर आपको दोनों वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में गिवन हो, कंपोनेंट वाइज गिवन हो, तब भी डॉट प्रोडक्ट को निकालने का एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो होता है x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2, और यहाँ पर वैल्यू फाइनली डॉट प्रोडक्ट की हो जाएगी 0। ये भी एक फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट को निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक है ए बी कॉस थीटा, ये कब यूज करेंगे, जब हमको वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता हो, और ये वाले फॉर्मूले को कब यूज करेंगे, जब हमको वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में मींस आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में गिवन हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेक्टर ए आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में है, वेक्टर बी भी आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में है। तो यहाँ पर x1 क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के आई कैप का कोफिशिएंट, y1 फर्स्ट वेक्टर के जे कैप का कोफिशिएंट एंड z1 फर्स्ट वेक्टर के के कैप का कोफिशिएंट। सिमिलरली x2, y2 एंड z2 हमारे सेकंड वेक्टर के आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट होंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करूँ तो फाइनली क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट, तो x1 की जगह में आ जाएगा 2, x2 की जगह पे आ जाएगा अगेन 2 प्लस, अब y1 की जगह में आ जाएगा 3n एंड y2 की जगह में आ जाएगा -2 प्लस z1 की जगह में आ जाएगा 2 एंड z2 की जगह पे कौन आ जाएगा 4p, एंड फाइनली ये 0 हो जाना चाहिए। तो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस माइनस माइनस 6n प्लस 2 इंटू 4 इज 8p दैट इक्वल्स टू 0। तो फाइनली यहाँ पर मुझे एक और इक्वेशन मिली, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और यहाँ पर इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू चाहता हूँ, मैं n टू द पावर -1 चाहता हूँ, मतलब मुझे p को एलिमिनेट करना चाहिए। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि 3n की वैल्यू या तो +4p है या तो 3n की वैल्यू -4p है ना। इस बात को मैं यहाँ पर एक बार अलग से लिख के दिखाता हूँ, 3n की वैल्यू या तो +4p है या फिर 3n की वैल्यू -4p है। अब इसमें कौन सी बात करेक्ट हो सकती है देखते हैं। तो अगर 4p की वैल्यू 3n है तो 8p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8p के लिए मुझको 4p से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं RHS में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे LHS में भी 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए।
तो 8p विल बी इक्वल टू 6n। तो अगर यहाँ पर मैं 6n पुट कर दूं तो -6n प्लस 6n आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड 4 की वैल्यू 0 के कभी इक्वल हो नहीं सकती और इसीलिए ये वाली जानकारी गलत है। इसका ये मतलब है कि 3n की वैल्यू -4p के बराबर है। ठीक है, सुनाओ, क्योंकि मुझे n की वैल्यू चाहिए तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर p को एलिमिनेट करना है। तो 4p की वैल्यू हो जाएगी -3n, 4p विल बी इक्वल टू -3n। सो 8p की वैल्यू के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -6n मिलने वाला है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ 4 -6n प्लस एंड यहाँ पर 8p की वैल्यू हो जाएगी -6n, दैट इक्वल्स टू 0, implies that 4 इक्वल टू -6n -12n RHS में जाकर के +12n हो जाएंगे। तो फाइनली मुझे 1/n की वैल्यू मिल जाएगी। मुझको किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझको निकालनी है वैल्यू n टू द पावर -1 की, है ना। तो मैं n को LHS में डिवाइड कर दूं तो मुझे 1/n मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 12/4 एंड दैट इज कमिंग टू बी 3। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं 1/n को n टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू 3 एंड फाइनली इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3 होना चाहिए जो कि हमें गिवन भी है। एंड इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 होगा। n टू द पावर -1 की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 3 है एंड 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज r इक्वल टू 5t² i कैप माइनस 5t j कैप मीटर। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ईच। ऑल राइट, देखिए हमको यहाँ पर एक मूविंग बॉडी के पोजीशन की जानकारी है और हमें बताना है कि एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी वेलोसिटी की और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। बिल्कुल इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब एक पार्टिकल मूव करती है तब उसकी पोजीशन में बदलाव आता है, तब उसकी पोजीशन बदलती है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं? हम वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, जो मुझे बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आई कैप एंड जे कैप हमको कॉम्पोनेंट के फॉर्म में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग हमें पोजीशन बताई गई है। हमें ये बताई गई है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन में बदलाव है वो 5t² के बेसिस पे है एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन का बदलाव है वो 5t के बेसिस पे है। तो यहाँ पर आप काम क्या कर सकते हैं कि इस 2 डायमेंशनल मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में सेपरेट इक्वेशन लिख सकता हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग में सेपरेट इक्वेशन लिख सकता हूँ एंड फाइनली मैं दोनों एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकाल करके उनका रिजल्टेंट बता सकता हूँ और वैसा ही मैं करने वाला हूँ। तो फाइनली मैं इसको कह सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं पोजीशन को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कह सकता हूँ। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? तो एक्स की वैल्यू मेरी हो जा रही है यहाँ पर 5t² और आपको बिल्कुल पता है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है dx/dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो फाइनली अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 5 कांस्टेंट बाहर चला गया, बचा कौन? t²। t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t। तो फाइनली मुझको वेलोसिटी मिल गई 10t और मुझको टाइम की वैल्यू यहाँ पर बोला है 2 सेकेंड। तो अगर मैं t की जगह में यहाँ पर 2 पुट करूँ तो 10 × 2 विल बिकम 20। सो 20 मीटर पर सेकेंड इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी क्यों निकाली? क्योंकि अगर आपको गिवन क्वांटिटी, जो आपको क्वांटिटी गिवन है, अगर वो वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू टाइम के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो जब भी कभी आप वेरिएबल क्वांटिटी से डील करेंगे आप हमेशा जो भी इक्वेशन लिखेंगे उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, आप उसको कैलकुलस की मदद से लिखेंगे और तभी जा करके आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन हम वेरिएबल क्वांटिटी के केस में यूज नहीं करते, हम हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ सिमिलरली अब अगर मैं कहूँ y की वैल्यू कितनी हो गई, तो y एक्सिस के अलोंग जो उसकी पोजीशन है वो मुझको -5t से पता चल रही है। माइनस का ये मतलब है दैट इज इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो फाइनली वेलोसिटी की जो वैल्यू y एक्सिस के अलोंग आएगी या जो कंपोनेंट आएगी दैट विल बी इक्वल टू dy/dt। इसमें -5 कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है,
तो फाइनली -5 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी की वाई एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट आ गई। तो यहाँ तक तो आप समझ सकते हैं। अब मुझको मैग्नीट्यूड बताना है, तो मुझको एक बात तो समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड जो मेरी वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर देखिए मुझे टाइम पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका क्या मतलब रहा? इसका ये मतलब रहा कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर टाइम नहीं है। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर हमारी वेलोसिटी बदलती जा रही थी, इसलिए टाइम पर डिपेंडेंट है। खैर, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ये बात तो क्लियर है कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वाई एक्सिस के अलॉन्ग या फिर जो कंपोनेंट है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। राइट की तरफ मेरा x पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव लेते हैं तो मैंने नीचे की तरफ बनाया है क्योंकि ये मेरी नेगेटिव आ रही है, बट वैल्यू डेफिनेटली 5 है। अब मुझको मैग्नीट्यूड बतानी है, तो क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं डेफिनेटली पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकता हूँ। और जो मेरा रिजल्टेंट v होगा, जो मेरी फाइनल v होगी, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट vx² प्लस vy², है ना। तो यहाँ पर अब vx के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400 प्लस vy की वैल्यू 5 है, वैल्यू 5 है, 5 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। तो इट इज कमिंग टू बी रूट ऑफ 425। अब रूट 425 की वैल्यू कितनी होगी आपको देखना होगा, है ना। सो दिस इज कमिंग टू बी अंडर रूट 425। मैं समझता हूँ यहाँ तक समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नाउ रूट 425 की जो वैल्यू होती है वो 5√17 आएगा। अब बिल्कुल देख सकते हैं, अगर मैं इसके रूट निकालने की कोशिश करूं इट विल बी इक्वल टू, मतलब अगर मैं फैक्टराइज करूं 425 को, तो 425 को फैक्टराइज करने से हमें मिलेगा 25 इंटू 17। 25 इंटू 17 की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली 425 होगी। तो 25 के रूट की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड रूट 17 अपनी जगह पर रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू फाइनली मुझको मिलने वाली है 5√17। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कहीं और लिख देता हूँ। तो दिस इज कमिंग टू बी, यहाँ पर मैं लेफ्ट की तरफ लिख देता हूँ, इट इज कमिंग टू बी 5√17। तो मुझको वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो मिल गई। अब मुझको यहाँ पर डायरेक्शन भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्शन हमें नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताया है। तो आपको दोनों तरह से एंगल निकाल लेना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अगर मैं रेफरेंस में लूँ और इस एंगल को अगर मैं अल्फा कह दूँ, तो यहाँ पर मैं बाजू में लिखता हूँ tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 5, बेस की वैल्यू हो जाएगी 20। तो 5/20 इज 1/4। तो यहाँ पर फिर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरा tan इनवर्स 1/4। और ये जो एंगल है मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया है। तो अगर हम देखें तो मेरा 5√17 होना चाहिए था। तो या तो ऑप्शन 3 करेक्ट है या तो 4th करेक्ट है। अगर मैं देखूं ऑप्शन 4th में, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मुझको tan इनवर्स 4 दिया है, बट मेरा tan इनवर्स 1/4 आ रहा है। तो ऑप्शन 4th तो इनकरेक्ट हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं एंगल नेगेटिव वाई एक्सिस से बीटा मान लेता हूँ, चलिए एंगल को अगर मैं बीटा मान लूँ तो बता देंगे tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? 20। बेस की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 5। तो 20/5 की वैल्यू हो जाएगी 4। सो फाइनली बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो tan इनवर्स 4 आ रही है। सो फाइनली tan इनवर्स 4 विथ नेगेटिव वाई एक्सिस मेरी वेलोसिटी का एंगल होगा और मैग्नीट्यूड हमारी कितनी हो जाएगी? 5√17 होगी। एंड इसीलिए ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैं समझता हूं कि ये सवाल भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विथ सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट on ground at angle of 45 degree minus alpha and 45 degree plus alpha respectively with the horizontal direction. The ratio of their maximum height attained is all right। देखिए इन एंगल्स के लिए जो रेंज होता उसका रेशियो तो 1:1 हो जाता। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगर आप
45 माइनस अल्फा एंड 45 प्लस अल्फा एंगल के साथ अगर दो प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं सेम स्पीड से, तब रेंज सेम होती है। तो यहाँ पर हमको रेंज का रेशियो नहीं बताना, हमको मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना है। तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैक्सिमम हाइट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो क्योंकि यहाँ पर सेम स्पीड से फेंका गया है और क्योंकि दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम रहेगी, तो अगर मैं फर्स्ट केस में हाइट की वैल्यू को मान लेता हूँ h1 एंड सेकेंड केस में हाइट की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ h2, तब h1 बाई h2 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? तब h1 बाई h2 की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा। क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्टाइल के लिए जो हमने फेंका था यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g भी कैंसिल हो जाएगा। यू स्क्वायर कैंसिल होने का कारण ये है कि सेम स्पीड बोला था, तो ऑब्वियस बात है h1 अपॉन h2 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की जगह में मेरा 45 डिग्री माइनस अल्फा, फिर अपॉन साइन स्क्वायर, फिर थीटा की जगह में 45 डिग्री प्लस अल्फा आ जाना चाहिए। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, और इसी की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर सॉल्व करके। तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इम्प्लाइज दैट h1 अपॉन h2 इक्वल टू, नाउ इसे हमें सॉल्व करना है। तो काम करते हैं, अपन इसे एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करके देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो देखो साइन a माइनस बी का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं न्यूमिनेटर को, एंड साइन a प्लस बी का स्क्वायर कर सकता हूँ डिनोमिनेटर को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन साइन 45 प्लस अल्फा का स्क्वायर। ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा का स्क्वायर। नाउ अब ये साइन a माइनस बी के फॉर्म में है और ये साइन a प्लस बी के फॉर्म में है। साइन a प्लस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो बस सॉल्व कर देते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? तो साइन a कौन है यहाँ पर? मेरा 45 है। b कौन है? मेरा अल्फा है। तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय, स्क्वायर करना है तो मैं एक साथ होल स्क्वायर कर दूंगा दोनों का, और डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं मैं साइन 45 डिग्री इंटू मीन साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और यहाँ पर दोनों का क्योंकि स्क्वायर था तो मैं यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर कर देता हूँ। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब अगर आप देखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन 45 1/√2, यहाँ पर भी कॉस 45 1/√2 है ना। तो 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लूंगा और मैं कैंसिल कर दूंगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचने वाला है न्यूमरेटर में? तो न्यूमरेटर में मेरा साइन अल्फा कॉस मतलब साइन 45, न्यूमरेटर में साइन 45 एंड कॉस 45 कॉमन जा चुका है। डिनोमिनेटर में भी साइन 45 कॉस 45 कॉमन जा चुका है। दोनों की वैल्यू सेम थी तो मैंने कैंसिल भी कर दिया। तो फाइनली बच रहा है मेरे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और स्क्वायर अपनी जगह पर है। नाउ अब ऊपर है a माइनस बी का स्क्वायर, नीचे है a प्लस बी का स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस एक्सपेंड कर दो, ये a है, ये माइनस और ये b है, तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय, अब a प्लस बी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। बस आंसर के पास हम पहुंच गए। अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस, और आपको ये भी पता होना चाहिए 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, साइन 2 थीटा इज 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो इस हिसाब से मेरा 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय, सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, प्लस अब फिर से 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा साइन 2 अल्फा, और यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा। सो ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। मैं समझता हूँ इस सवाल भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे मोशन इन अ प्लेन जो क्लास 11th का चैप्टर है, और जो जनवरी अटेम्प्ट में जो सवाल आए थे इस चैप्टर से, उसका ये आखिरी सवाल है। जनवरी अटेम्प्ट 2025 जेईई मेन में टोटल मोशन इन अ प्लेन से 5 सवाल थे, 4 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, ये 5वां आखिरी सवाल हमारा बाकी है, और इस 5th क्वेश्चन को भी चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग at 9 km per hour. A man in the boat throws a ball vertically upwards with speed of 10 meter per second. Range of the ball as observed by an observer at rest on the river bank is। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और आंसर मुझे सेंटीमीटर में देना है, एंड ये भी हमारे एक न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। तो देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम किसी भी बॉडी को मूविंग प्लेटफॉर्म से रिलीज करते हैं, मूविंग प्लेटफॉर्म से, तो जिस मोमेंट पे आप बॉडी को रिलीज कर रहे होते हैं उस मोमेंट पे जो भी मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होगी, एग्जैक्टली वही वेलोसिटी उस बॉडी को भी मिल जाती है ना। मूविंग प्लेटफॉर्म से अगर आप किसी बॉडी को रिलीज करते हो, छोड़ देते हो, तो छोड़ने के इंस्टेंट पे जो भी मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होगी, एग्जैक्टली वही वेलोसिटी हमारी उस बॉडी को भी मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक बोट की मैक्सिमम स्पीड थी स्टिल वाटर में कितनी थी, 27 किलोमीटर पर आवर थी, और जो बोट था वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो हो रहा है, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में हमारी बोट भी मूव कर रही है। तो डाउनस्ट्रीम के केस में रिवर के रेस्पेक्ट में बोट की स्पीड होगी 27, एंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिवर की स्पीड हो गई 9 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा, जो बोट की स्पीड होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगी, मैं बात कर रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 प्लस 9 दैट इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लेते एक एस्केलेटर है, आप किसी मॉल में गए और मॉल में एस्केलेटर है, अब एस्केलेटर पे आप चढ़ गए, तो जो एस्केलेटर की स्पीड है वही स्पीड आपकी होगी, लेकिन अगर एस्केलेटर के मूवमेंट के डायरेक्शन में अगर आप भी चलने लग जाओ तब उस केस में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लेते कि आपके चलने की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और एस्केलेटर की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड आप चल रहे हो, 2 मीटर पर सेकेंड एस्केलेटर चल रहा है, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब आपकी स्पीड उस केस में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है, खुद नदी बह रही थी 9 किलोमीटर पर आवर से, तो 9 किलोमीटर पर आवर से तो बोट तो बहेगी बहेगी, और बोट अब रिवर के रेस्पेक्ट में 27 किलोमीटर पर आवर से खुद मूव कर रही है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 27 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। एंड 36 किलोमीटर पर आवर को मैं लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36/18 will become 2, 2 into 5 will become 10, so 10 meter per second is the speed of boat with respect to ground, जो आपको पता हो गया। अब बोट की मूवमेंट किस तरफ हो रही थी, हॉरिजॉन्टल हो रही थी। उसी मूवमेंट पे जो बोट पे प्रेजेंट एक पर्सन ने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, है ना। इसका ये मतलब है कि उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग जो वाई एक्सिस थी, वर्टिकल को मैं वाई एक्सिस मान रहा हूँ, वो हमारी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ये फेंका किस तरफ हमने, वर्टिकल फेंका, और इस वर्टिकल वेलोसिटी की कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नहीं हो सकती, वर्टिकल वेक्टर की हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट नहीं होती, हॉरिजॉन्टल वेक्टर की वर्टिकल की तरफ कंपोनेंट नहीं होती, मतलब उस बॉल के पास वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी। साथ ही साथ क्योंकि जिस मोमेंट पे थ्रो किया गया था उस मोमेंट पे बोट की स्पीड
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड थी, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मूविंग प्लेटफॉर्म से बॉडी को रिलीज करने के दौरान जो भी मूविंग प्लेटफॉर्म की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी हमारी बॉडी को भी मिल जाती है। तो वर्टिकल तो ठीक है क्योंकि हमने ये वेलोसिटी बॉल को प्रोवाइड किया, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरी बोट मूव कर रही थी कितनी स्पीड के साथ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो एग्जैक्टली सेम स्पीड बॉल को भी मिल जाएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी बॉल की वेलोसिटी होगी उस मोमेंट पे वो भी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाना चाहिए। आपने फेंका ऊपर, तो ऊपर तो वेलोसिटी है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बोट है मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हमारी उस बॉल को मिल जाएगी। तो ui पता चल गया, ux पता चल गया। अब मुझे क्या बताना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक ऑब्जर्वर रिवर के बैंक में मतलब ग्राउंड पे बैठा है, रिवर का जो बैंक होता है ना किनारा, वहां पर वो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए बोलना हमको बताना है कि रेंज क्या होगा। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेंज इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह के मोशन को हम ऑब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, u इंटू यू एंड साइन 2 थीटा को अगेन अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय g अपनी जगह पर है। नाउ इम्प्लाइज दैट रेंज r इज इक्वल टू, देखिए इस 2/g को मैं अलग कर देता हूँ पहले तो। नाउ अब यहाँ पर एक u को मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक u को मैं sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा। और इस तरीके से हम बिल्कुल इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल है, मतलब जो मेरी बॉल है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करेगी, है ना। क्यों हमारी बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करेगी? क्योंकि उसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रही है, और कॉम्बिनेशन से मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा। अब अगर मान लेते वेलोसिटी v है, u है, मान लेते जो शुरुआत में जो हमारा वेलोसिटी प्रोजेक्शन है, अगर वो u है और हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये एंगल थीटा है, तो शुरुआत में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहा होगा वेलोसिटी का, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, एंड वर्टिकल कितना हो जाएगा u sin थीटा। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ना, ये जो आप ux देख रहे हैं, ux इज नथिंग बट u cos थीटा, ये u cos थीटा की वैल्यू है। और आप जो ये uy देख रहे हो, इट इज नथिंग बट u sin थीटा। तो ये तो मैं समझाना चाहता हूँ कि uy की जो वैल्यू है वो u sin थीटा है, एंड ux की जो वैल्यू u cos थीटा है। फाइनली यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सो 2 अपॉन g की जगह में मुझे 10 लेने को बोला है। नाउ u cos थीटा की वैल्यू भी 10, u sin थीटा की वैल्यू भी 10, तो एक 10 और एक 10 आपस में कैंसिल होकर के 2 इंटू 10 विल बिकम 20 मीटर। बट आंसर मुझे क्योंकि सेंटीमीटर में बताना था, तो 20 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 2000 सेंटीमीटर, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। तो 2000 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। और मैं समझता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेन 2025 में जितने भी सवाल थे इस चैप्टर से मैंने कंप्लीट कर दिया है, और इसी वीडियो के बनाने के जो सिलसिले हैं उसको मैं जारी रखूँगा। और हर एक न्यू वीडियो में हम इस सीरीज के जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करते चले जाएंगे। मैं हर चैप्टर के जेईई मेन के सवाल को सॉल्व करता चला जाऊंगा, और आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।